नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। What is up bros, this is Jay back with another video and भाई a lot of you have been asking me to react to this channel called Sandman और मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या ऑब्सेशन है because एक दो नहीं कई रिक्वेस्ट आ चुके हैं मुझे इस चैनल पे रिएक्ट करने के लिए। I'll watch his recent video is called German YouTuber still hates धुरंधर और भाई ऑल्दो मेरे चैनल के लिए घिसा पिटा टॉपिक है क्योंकि मैं बहुत वीडियोस ऑलरेडी देख चुका हूँ बट लेट्स वॉच अनदर वन मोर कैन नॉट हर्ट राइट। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देख लो। दोस्तों लगता है किसी ने AI मास्टर क्लास खरीद ली है। 3-4 महीने पहले जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उस मूवी को प्रोपेगेंडा प्रूफ करने के लिए ध्रुव राठी ने काफी कोशिश करी थी एंड एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वहाँ पे उसकी चाल कुछ खास काम आई नहीं एंड लोगों ने उसको गालियां देके भगा दिया। गालियां खा के ध्रुव राठी को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उसने डिसाइड कर लिया कि जब धुरंधर का पार्ट 2 आएगा तब वो दोबारा से इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने की कोशिश करेगा एंड फिर से गालियों का मजा उठाएगा और एग्जैक्टली यही ही हुआ। ध्रुव राठी ने धुरंधर जैसे बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट मिल गया ना कि भाई ये पंगे लेगा जरूर, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर ये इस मूवी पे और ये जैसे ही बोलेगा हमारा एक हफ्ते का कंटेंट डन भाई, सिरदर्दी खत्म, हमें पता अगली वीडियो में क्या करना है। तो ध्रुव को भी वैसे ही एक्सप्लॉइट मिल गया है कि भाई जब भी कुछ ऐसा बनेगा जो कि लोग बहुत पसंद करेंगे मैं उसके उल्टी नदी बहा के उसके अगेंस्ट बोल के और व्यूज लपेट लूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी क्यों ना सही मेरा नाम होगा। जो मुझे समझ आ रहा है इसकी इन हरकतों से आज तक मेरे ख्याल से ध्रुव के लिए ये चीज काम की थी और लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इनफैक्ट इनकी इस चीज को कि भाई हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है आपकी वीडियोस देख के, ऑल्दो इन्फॉर्मेशन इनकी सारी भसड़ू ही होती है बट अब इनकी मजबूरी हो गई है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक तरीके की ऑडियंस को फेवर करना क्योंकि भाई इनको भी पता है इनके व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। को प्रोपेगेंडा प्रूफ करने की कोशिश करी एंड इंडियंस ने उसकी इस नाकाम कोशिश का गालियों से स्वागत किया। ध्रुव राठी विद हिज न्यू वीडियो। भाई इस सीन पे पूरा थिएटर क्या हंसा था भाई, वो क्या सही है भाई। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। इस बंदे की वीडियो को स्टार्ट हुए अभी ढंग से 1 मिनट भी नहीं हुआ है एंड अभी से इसने आधी वीडियो दिखा के अपने नैरेटिव उस पर चिपकाना शुरू कर दिया है। ये जिस पॉलिटिशियन की वीडियो इसने काट के दिखाई है उसका एक्सटेंडेड वर्जन मैंने ढूंढ लिया है, वो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ एंड वो वीडियो देख के आप बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था एंड उस स्टेटमेंट का एक्चुअल में इंटेंट क्या था। सर धुरंधर मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी आरएसएस ज्यादा हो गया। वोट में हारी गया ना। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है, धमाका लोग देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। ओह ही इज एक्चुअली बीइंग sarcastic, sarcasm भाई। इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि ध्रुव राठी डज नॉट केयर अबाउट राइट और रॉन्ग, ही डज नॉट केयर अबाउट सेइंग द राइट थिंग्स। उसको बस और बस व्यूज लपेटने से और प्रॉफिट्स कमाने से मतलब है और वो कुछ भी बोलेगा अपनी सर्टेन तरीके की ऑडियंस की बात को ऊपर रखने के लिए और उनसे व्यूज लपेटने के लिए, कुछ भी। ऐसा है मेरे लिए। चुनाव कैंपेन के पहले धुरंधर से मोटिवेटेड होंगे? मैं तो देखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने धुरंधर 1 भी नहीं देखा हूँ और मैं बहुत ज्यादा फिल्म बहुत ज्यादा नहीं होने से मैं देखना नहीं जाता हूँ। फिल्म देखना मेरा बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं ये बीजेपी का मूवी है तो मैंने सोचा हाउसफुल है कि नहीं। लोगों ने बोला हाउसफुल है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। ये जो सीएम है असम के, इन्होंने अपनी पार्टी पे लगने वाले एलिगेशंस को सार्कास्टिकली रिप्लाई किया एंड एक टाइप से इन एलिगेशंस को डिनाई करने के साथ ही साथ अपने ओपोनेंट्स को भी मॉक किया कि कितने बेकार आर्गुमेंट्स देते हैं ये लोग। लेकिन इस ध्रुव राठी ने इस फुल क्लिप से कॉन्टेक्स्ट हटा के सिर्फ उतना ही पार्ट अपनी वीडियो में रखा जिससे ये अपनी ऑडियंस को ये दिखा सके कि देखो भाई वो एग्री कर रहा है कि ये मूवी देखने के बाद लोग बीजेपी को वोट करेंगे, इसका मतलब कि ये मूवी बीजेपी वालों ने ही बनाई है। और ध्रुव राठी की ऑडियंस दूसरों को अनएजुकेटेड और गंवार बोलती घूमती है। हिम्मत देखो भाइयों, ऑडेसिटी देखो इन लोगों की।
बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। भाई अगर मैं कोई गाना बनाता हूँ एंड उस गाने को कोई अपने कंटेंट के लिए यूज करता है तो ना तो वो बंदा उस गाने का ओनर बनता है एंड ना ही इससे ये चीज प्रूव होती है कि जो गाना मैंने बनाया है वो गाना एक प्रोपेगेंडा है जो कि मैंने उस बंदे के लिए बनाया है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस मूवी को बीजेपी से लिंक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लिंक बैठाने के लिए कुछ खास वैलिड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जैसे कि किसी पॉलिटिशियन ने आधे गाने तो वैसे ही पुराने आर्टिस्ट के उठा रखे हैं उन्होंने, जिनको रीमेक किया गया या रीमिक्स किया गया और दोबारा से आगे लाया गया। आधे गाने तो मूवी में ऐसे हैं। भाई ये बंदा क्या बोलता है? इसका मतलब अगर मैं इतने सालों से ए.आर. रहमान का म्यूजिक सुन रहा था और ए.आर. रहमान ने जाके BBC पे इंटरव्यू दे दिया जिसमें उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ बातें बोल दी हैं, तो इसका मतलब भाइयों मैं भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट हूँ, इसका मतलब मैं भी सीक्रेटली बीजेपी को हेट करता हूँ। क्या लॉजिक है भाई, ये क्या लॉजिक है? मजाक में बोल दिया कि ये मूवी देख के लोग हमें वोट करेंगे, तो उसको आप ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने ही ये मूवी बनवाई है। या फिर कोई पॉलिटिशियन अगर धुरंधर का गाना यूज कर ले रहा है तो वहाँ पे आप लॉजिक बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इन लोगों ने ये मूवी बनवाई है इसीलिए ये लोग इस गाने को भी यूज कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो भी लॉजिक आप बैठाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं ये सारे इनवैलिड है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लिंक एस्टैब्लिश किया जाता तो हाल ही में आपने एक आम आदमी पार्टी पे वीडियो बनाई हुई है जिसको खुद आम आदमी पार्टी ने बैठ के एक जगह पे देखा हुआ है एंड पब्लिकली उसको पोस्ट भी किया। I saw the reels of this और मुझे लगा था कि क्या ये बात मुद्दा बनेगी। I'm glad someone talked about this भाई। क्या है कि देखो हम ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या यहाँ से हम लोग ये मान लें कि आपकी जो वीडियो थी वो वाली वो एक प्रोपेगेंडा वीडियो थी जो कि आम आदमी पार्टी ने आपसे बनवाई थी ताकि आप उनकी इमेज को व्हाइट वॉश कर सके एंड एक टाइप से आप उनका एडवर्टाइजमेंट कर सके, क्यों? या फिर आपकी वो 2024 के इलेक्शन के टाइम वाली वीडियोस जिन वीडियोस को Guys, check this out. एडवर्टाइजमेंट कर सके, क्यों? या फिर आपकी वो Average ध्रुव राठी व्यूअर भाइयों। 2024 के इलेक्शन के टाइम वाली वीडियोस जिन वीडियोस को अपोजिशन पार्टीज के लोग पब्लिक में प्ले कर रहे थे, क्या वो भी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस थी? ऑब्वियसली नहीं ही होगी, क्योंकि आपके कंटेंट के बारे में कोई पॉलिटिशियन बात करे तो आपका कंटेंट अच्छा है इसलिए वो बात कर रहे हैं। ध्रुव राठी के कंटेंट के होल्ड ऑन, लेट मी फाइंड इट ओके। ध्रुव राठी पाकिस्तान फ्रेज, पाकिस्तान इमाम प्रेइंग फॉर ध्रुव राठी। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। हाँ जी भाई साहब, तो इस लॉजिक से तो आपकी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ देखी जा रही है और कौन कौन लोग पता नहीं आपको प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या आप इन लोग के साथ मिले हुए हो? क्या लॉजिक है भाई इस बंदे का? ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इंडिया पर्सनल मोहब्बत? ध्रुव भाई आप बच के रहो, इनको आपसे पर्सनल मोहब्बत है और ये वो मोहब्बत आप तक पहुंचा के रहेंगे आज नहीं तो कल। हैं, लेकिन दूसरे बंदे के कंटेंट के बारे में अगर पॉलिटिशियन अपनी राय दे तो उस बंदे का कंटेंट अपने आप एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। वाओ। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। भाई इसके ये हिस्ट्री बदलने वाले स्टेटमेंट से मुझे याद आया कि मैंने कहीं पे कमेंट पढ़ रखा था कि कोई जर्मन शेफर्ड बोलता है कि अगर एक मूवी से आपकी हिस्ट्री बदल सकती है तो खुद की मूवी बनाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। एंड आदित्य धर ने वही किया। फिर मैंने सर्च किया कि कौन है ये जर्मन शेफर्ड जो इस टाइप की बातें कर रहा है, तो मुझे पता चला कि ये ध्रुव राठी का ही रेफरेंस दे रहा है। आप ये देखिए जरा। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि ध्रुव राठी को कोई जर्मन शेफर्ड बोले, क्योंकि भाई जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड है वो इंसानों की तरह कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। एंड क्योंकि वो लोग अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको किसी के साथ भी चिपका दें। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है जिसे कोई पढ़ता नहीं, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। या तो इस बंदे ने ये मूवी देखी ही नहीं है पिछली मूवी की तरह, या तो फिर यहाँ पे ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। मूवी स्टार्ट होने से पहले अच्छा खासा टाइम लेके डिस्क्लेमर को दिखाया जाता है एंड सिर्फ दिखाया ही नहीं जाता, स्लो मोशन में बोल के सुनाया भी जाता। भाई कितनी ही मूवीज में बकायदा पढ़ा जाता है पूरे डिस्क्लेमर को, पूरा इंग्लिश और हिंदी में।
भाई आधे पॉपकॉर्न तो हमारे डिस्क्लेमर में ही खत्म हो गए थे। क्या बोलता भाई ये आदमी। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। तो भाई इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर भी तो इसीलिए बना रखा है कि हम रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर कर रहे हैं अपनी स्टोरी, लेकिन है ये वर्क ऑफ फिक्शन ही। एंड पता नहीं इतनी सिंपल सी बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ये मूवी कोई भाई ऑब्वियसली वो थोड़े से इवेंट्स उसमें मैनिपुलेट करेंगे। अननोन गनमैन वाले पूरी स्टोरी में उन्होंने उस अननोन गनमैन को ही मेन कैरेक्टर बना दिया, जो कि हमजा अली का कैरेक्टर था, रणवीर सिंह का। ऑब्वियसली उनको वो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो कल वो लीगल ट्रबल में आएंगे उसकी वजह से। सबको पता वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, शक्लें मिला रखी हैं, तो जानबूझ के ही किया होगा। बट वंस अगेन कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि रियल लाइफ में घटित नहीं हुई हैं, और उसी की वजह से वो डिस्क्लेमर डाला जाता है। That's the whole point of it. डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि एक वर्क ऑफ फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स है। इन बेवकूफ लोगों का दिमाग इस बात को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है कि एक डायरेक्टर अपनी मूवी में रियल फुटेजेस यूज कर सकता है एंड उसके अराउंड अपनी फिक्शनल कहानी भी बना सकता है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंट। तो कहो भाई किसने रोका है तुम्हें? बीजेपी और कांग्रेस पे इस टाइप के कार्टून्स आए दिन बनते रहते हैं एंड कार्टून्स के साथ भाई ध्रुव राठी ना जानबूझ के रेज बेट डालता है। मैं इसको समझ आ गया है, लोग चिढ़ेंगे जरूर इस तरीके का कार्टून देख के और इसको गाली बक के जाएंगे और एंगेजमेंट बढ़ेगी। ये जानबूझ के भाई ये रेज बेटिंग कोर्स निकालना चाहिए इसको कि कैसे 10 आउट ऑफ 10 रेज बेट डालें अपनी वीडियो में। साथ एआई क्लिप्स भी बनती हैं और कई बार तो इन लोगों का चेहरा क्रॉप करके मीम्स में चिपकाया भी जाता है। इवन ध्रुव राठी के साथ भी सिमिलर चीजें हो चुकी हैं एंड आई डोंट थिंक किसी को भी इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम होगी। असलियत में डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। वाह लल्लू लाल, डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहानी फिक्शनल है, फिर भी इनके हिसाब से डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद भी आप मूवी देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल क्या है एंड फिक्शनल क्या है। अगर ये मूवी अपने आप को एक डॉक्यूमेंट्री क्लेम करती एंड बताती कि कुछ चीजों को दिखाने के लिए हमने नाटकीय रूपांतरण किया हुआ है, तो हम इस मूवी पे ये एलिगेशन लगा सकते थे कि इसने रियल इवेंट्स को मैनिपुलेट किया हुआ है। लेकिन जब मूवी सामने से ही कह रही है कि भाई मैं पूरा फिक्शनल हूँ, तो यहाँ पे इस टाइप के एलिगेशन का कोई स्कोप रह ही नहीं जाता है। यहाँ पे ध्रुव राठी को खुद तो पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, प्लस वो लोगों को मिसलीड करने के लिए गलत एग्जाम्पल्स भी दे रहा है। आप ये वीडियो देखिए। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। तो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी I mean, इसने ये लगाया अपनी वीडियो में प्रूव करने के लिए, और मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई ये कैसी स्टूपिड बात है, क्योंकि आप ये सोचो कि वीडियो के एंड में, बिल्कुल ही सॉरी मूवी के एंड में अगर वो डिस्क्लेमर लगाते आफ्टर क्रेडिट्स या समवेयर बिटवीन द क्रेडिट्स कि दिस इज वर्क ऑफ फिक्शन और सब कुछ जो भी आपको रियल लाइफ से मैच होता दिख रहा है वो सब कोइंसिडेंटल है, वो बिल्कुल बीच में आता या फिर एंड में कहीं फ्लैश हो जाता, तो मैं मानता कि भाई अब ये मिसलीड कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बट उन्होंने मूवी शुरू होने से पहले बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर लगाया है और पढ़ा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट नेम से पहले इतना बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर लगाता कि भाई ये सब मार्केटिंग के गिमिक्स हैं, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, इसमें कोई टोमेटो वगैरह नहीं डला हुआ, तो आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते थे धुरंधर के लिए। बट भाई ये घुमाता है ये बातें, और ये बहुत ही स्मूथ तरीके से घुमाता है। उसको पकड़ने के लिए आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा उसको। एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। ये जो किसान वाला कंपैरिजन है, ये धुरंधर के साथ बिल्कुल भी वैलिड नहीं बैठता, क्योंकि धुरंधर ने तो कभी क्लेम किया ही नहीं कि वो बिल्कुल फैक्चुअल है एंड डिस्क्लेमर भी मूवी खत्म होने के बाद नहीं, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही आता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर आप ये किसान वाले प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट से कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इसे ध्रुव राठी की इसी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी धुरंधर मूवी को गालियां देता रहता है एंड उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है एंड कहीं पे ये मेंशन नहीं करता कि इसके खुद के फैक्ट्स भी गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके चेक करेंगे तो एकदम लास्ट में इसने छोटा सा मेंशन किया हुआ है कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के पर्पस से बनाई गई है एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई एरर मिलता है तो वो पूरी तरीके से अनइंटेंशनल है। अब ये लिखने के बाद ध्रुव राठी जितना चाहे उतनी झूठी बातें अपनी वीडियो में बोल सकता है एंड जब आप इसको कहीं पे लीक ब्रो खुद जानबूझ के गलत बातें बता रहा है, वीडियो में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है और लीगल ट्रबल से बचने के लिए एंड में ऐसा डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। वाह भाई वाह। लीगली चैलेंज करने और उसके बाद हिम्मत देखो इस बंदे की कि ये दूसरों को कॉल आउट कर रहा है ओपन में इस सेम चीज के लिए, जबकि वो ऐसा कर भी नहीं रहा है, ये कर रहा है जो ये खुद कर रहा है उसको दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहा है। भाई ये
गॉड भाई। की कोशिश करेंगे या फिर कॉल आउट करेंगे तो ये तुरंत उछल के बोलने लगेगा कि ये एरर अनइंटेंशनल है, क्योंकि देखिए इसने अपने डिस्क्लेमर में भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो डेटा ये प्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, बल्कि इसने लिखा हुआ है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ अवर टीम्स नॉलेज एंड रिसर्च, ताकि अगर कोई कॉल आउट करके इसको झूठा साबित कर दे तो ये अपने द्वारा फैलाए गए झूठ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बल्कि ये कह देगा कि हमें जितनी नॉलेज थी हमने उतना बता दिया एंड देन वहां से चुपचाप कट लेगा। और क्योंकि ये टेक्निक काफी काम की लग रही है मुझे देखने में, इसलिए अब से अपनी हर वीडियो में मैं यही डिस्क्लेमर डालूंगा। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहाँ Did he actually do that? मैं भी इसको चिपकाना शुरू करता हूँ अपने वीडियोस के नीचे, क्योंकि मैं बैठ के जो बकबक करता हूँ ना उसमें से 2-3 बातें थोड़ी गलत हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। कल फ्यूचर में मुझे इस निंजा टेक्निक की जरूरत पड़ सकती है भाई। पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। ऑब्वियसली भाई, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वो कोई हाईलाइट करने वाली बात थोड़ी। जो पॉइंट था उसी को इसने बोल दिया। पॉइंट ये नहीं है कि ये होता है कि नहीं, क्योंकि इसको पता है वो पॉइंट मैं जैसे ही रखूंगा तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो होता है ना, इसके तो प्रूफ्स है, तो मेरे फेवर में कोई आर्ग्यूमेंट रह नहीं जाएगा। तो इसको घुमाऊं कैसे? डोमिनोज पिज्जा हटा देता हूँ बीच में। होती है हाईलाइट तो उसको तब किया जाता जब इंडिया में किसी माइनॉरिटी पे अत्याचार होता, तब ये भाई उछल के जरूर बोलता कि देखो कितनी अच्छी मूवी है, इंडियन सोसाइटी की कमियों को हाईलाइट कर रही है, इससे इंडियंस को सीखना चाहिए एंड अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ धुरंधर में पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में बात हो रही है कि कैसे इन लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मिसयूज करके लोग इन्हें एज अ वेपन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ध्रुव राठी को तो खुजली मचनी ही थी। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। यस भाई, जलाने वाले मुस्लिम्स हैं, मूवी का विलेन भी मुस्लिम है, जो इस सीन में जल रहा है वो सिख है एंड मूवी का हीरो भी सिख ही है। लेकिन मूवी ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हिंदू तो पूरे सीन में कहीं था ही नहीं। बस हिंदुओं के अगेंस्ट टेररिज्म की बात हो रही थी, पर जो जला है वो सिख जला है भाई। क्रेजी। करती क्या है? हिंदू मुसलमान। वाह। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन लिटरली कैसे फर्क नहीं पड़ता कैरेक्टर डेवलपमेंट पे? वो टॉर्चर वाले सीन से भी उन्होंने ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये इंसान हिंदुओं को, जिनको ये काफिर बोलता है, उनसे ये कितनी नफरत करता है, उनको टॉर्चर करता है और किसी भी एक्सट्रीम तक जाएगा ये उनसे बदला लेने के लिए। उसका कैरेक्टर ही तो एस्टैब्लिश किया जा रहा था। हे भगवान, मैं ना दीवार में टक्कर मार रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ खुद ये वीडियोस देख देख के। 2 में मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन सीन है जहाँ पे वो जहूर मिस्त्री के लिए एक दुकान खाली करवा रहा है, जो कि मूवी में आने वाले सीन्स में यूज होगी। यहाँ पे मेजर इकबाल के कैरेक्टर के बारे में हमें और बताया जाता है कि कैसे जो लोग उसकी नौकरी करते हैं वो उनका खासा ख्याल रखता है एंड जो चीज उसको चाहिए होती है वो पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। प्लस यहाँ पे उसका पाकिस्तान की सोसाइटी में इन्फ्लुएंस भी दिखाया जाता है कि कितनी इजिली वो अफवाहें फैला सकता है एंड अपने लिए खतरनाक मॉब खड़ी कर सकता है। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। इस बंदे ने पहले पाकिस्तान में हो रही माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार को इग्नोर। ये ध्रुव भाई ने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ तो बोला होगा, ध्रुव भाई इंटेलेक्चुअल है। This was probably the reaction of ध्रुव राठी के कट्टर फैंस भाई। और कर दिया कि वो हो रहा है तो होने दो, लेकिन अपनी पिक्चर में मत दिखाओ एंड देन उस चीज को एक लेवल और ऊपर ले गया एंड उन माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाले अत्याचारों को पिज्जा के बॉक्स से कंपेयर कर दिया। बेचारे सिख भाइयों की कोई इज्जत ही नहीं रखी इसने। कुछ टाइम पहले यही बंदा प्रियंका चोपड़ा को गालियां दे रहा था कि उसने पैलेस्टाइन में रहने वाले लोगों की सफरिंग के ऊपर नहीं बोला, लेकिन जब आदित्य धर ने अपने जबकि प्रियंका चोपड़ा ने बोला है, शायद मैंने पिछले ही कुछ वीडियोस में इस चीज के ऊपर मुद्दा उठा था, तो मैंने देखा कि प्रियंका चोपड़ा डिड पुट अप अ स्टोरी ऑन हर इंस्टाग्राम टॉकिंग अबाउट इट। पर ये बंदा भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए तो ये ध्रुव राठी कैसे? मूवी में पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखाया, तो इसके हिसाब से वो नफरत का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। तुम और तुम्हारे 3rd क्लास कोर्सेज। पिछली धुरंधर वाली वीडियो में भी ये कोई AI मास्टर क्लास वाले कोर्स बेच रहा था एंड पता है किसी बंदे ने वो कोर्स डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और उसमें कंटेंट वही है जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था इसके बारे में, कि अपनी मास्टर क्लास में ये बस इधर उधर के AI ऐप्स खोलेगा, उसमें 2-4 प्रॉम्प्ट लिखेगा एंड पैकअप कर देगा। और इसने एग्जैक्टली वही ही किया उसमें। मेरी एग्जैक्ट रिक्वेस्ट क्या है, मैं अपने बारे में बताता हूं कि आई एम अर्जुन कपूर एंड माय Act as a PR expert who specializes in improving the reputation of celebrities. I'm Arjun Kapoor. My reputation on social media is falling.
people are trolling me for bad acting. Give me PR advice. ये भगवान। Basically, आप चैट जीपीटी का मेंबरशिप खरीदो सालाना और बढ़िया उसको पेलम पेली करो भाई उसके साथ। ये क्या भाई, ये क्या दिखा रहा है? सही है भाई, पहले जर्मन शेफर्ड की इज्जत गिरा दी एंड अब खुद को अर्जुन कपूर बता। भाई जिसने भी 3,500 4,000 5,000 जितने भी तुमने लगाए ना इस कोर्स में, दुख तो तुम्हें बहुत हुआ होगा। इनफैक्ट मुझे कुछ याद आया, एक सेकंड। एक लड़का है भाई जिसने ध्रुव राठी का YouTube का कोर्स शायद खरीदा है। ये देखो भाइयों, ये चैनल है बाय द नेम TS एजुकेशन और मैं तुम्हें इसका रीसेंट वीडियो दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। मतलब कि पूरे साल भर ये कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे We got conservative ध्रुव राठी before GTA 6 राइट विंग को सपोर्ट करने वाला ध्रुव राठी इस दुनिया में आ चुका है भाइयों। इसने ध्रुव राठी का एक कोर्स खरीदा लड़के ने और इसने कहा मैं ध्रुव राठी की मार दूंगा। क्रेजी भाई, ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यू इधर डाई अ हीरो or you live long enough to see yourself become the villain. I kind of feel bad for Dhruv Rathi after watching this video honestly. वो भी देख के सोचता होगा कि मुझसे ही सीख के मेरी मार दी। आके उसकी भी बची कुछ इज्जत गिरा दो तुम। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक ISI से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन US के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। फिल्म ये कभी नहीं कहती कि अमेरिका नहीं चाहता था मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि ये बोलती है कि ISI ने अमेरिकन डॉलर्स इंडिया भिजवाए थे। ये दोनों चीजें अलग है लल्लू लाल, इन दोनों को आपस में मिक्स मत करो। मूवी में कहीं पे भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया है इंडियन पॉलिटिक्स में, एंड यहाँ तक कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी अमेरिका का कोई मेंशन नहीं है। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि ISI मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में ISI चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। बस यही तो अब सुनना रह गया था हमें कि एक जर्मन यूट्यूबर पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर के स्टेटमेंट कोट कर रहा है एंड इंडियंस को बता रहा है कि जो बात इसने तुम्हारे देश के पॉलिटिशियन के बारे वंस अगेन फिर वही बात कि भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया ने डिनाई कर दिया था कि उनका कोई भी स्पाई पाकिस्तान में प्लांटेड है। वाह, मतलब ये तो एक बेसिक सी बात है कि भाई ऐसी चीजों को ऑफिशियल सोर्सेज कभी भी कंफर्म करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, नहीं तो उससे मुद्दा हो जाता है फालतू का। में बोली है वो 100% ट्रू है। अगर ये इन्फॉर्मेशन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान से लेकर आती कि हमें पता चला है कि ISI वाले बहुत खुश हो रहे हैं मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से, तो उस बात पे तो कुछ हद तक विश्वास किया भी जा सकता था। लेकिन जब ये बात खुद वहाँ का ISI हेड बोल रहा है, तो उसकी बात पे हम लोग कैसे ही भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है उसने ये बात इसी इंटेंशन से बोली हो या फिर अपने बुक में लिखी हो ताकि इंडिया का एक तबका इस बात को सीरियसली ले एंड इस स्टेटमेंट को लेके वो इंडिया में अफरा तफरी मचाने की कोशिश भी करे, जो कि ऑब्वियसली इस टाइम ध्रुव राठी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि कहने को तो ये अपने आप को देशभक्त बुलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी वाले की बात पे इन्होंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अब अगर इसके बाद इनको आप लोग पाकिस्तान लवर बोलोगे तो ये उस बात का बुरा भी मान जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पाकिस्तान लवर हो ना हो, पाकिस्तान इनका लवर जरूर है भाई। मोहब्बत की शरबत जल्दी मिलने वाली है आपको ध्रुव भाई। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि ISI इंडिया की NGOs, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा NGOs के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही NGOs हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी NGOs, यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अगर ये NGOs अपने देश के लिए इतने ही अच्छे हैं और काफी मदद कर रहे हैं यहाँ के देशवासियों की, तो जब गवर्नमेंट ने इनसे इनका एनुअल एक्सपेंडिचर पूछा तो ये लोग उसको प्रॉपर्ली सबमिट क्यों नहीं कर पाए? अगर जो फंड्स इन लोगों के पास आ रहे थे उसको ये लोग प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे थे एंड सही जगह मैनेज कर रहे थे, तो फिर ये गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज से कंप्लाइंट क्यों नहीं हो पाए? ये एक 2016 का आर्टिकल है, इसमें इन्होंने कुछ रीजंस दे रखे हैं जिसकी वजह से NGOs की फंडिंग रुक गई एंड इसमें मेंशन है कि I understand why
यू गाइज आर ऑब्सेस्ड विद दिस चैनल बिकॉज ये भाई अच्छी रिसर्च करके और एक पॉइंट को काउंटर करता है, ये बस चेरी पिक नहीं करता पॉइंट्स को। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। गुड स्टफ भाई, गुड स्टफ। ये लोग फॉरेन फंडिंग को डोमेस्टिक अकाउंट्स में मिक्स करते थे, बाहर से जो पैसा आता था उसको ये अनरजिस्टर्ड एनजीओज में डालते थे, फिर जिसके लिए इन्होंने ये एनजीओ बनाया है उसके अलावा दूसरी चीजों में पैसे खर्च करते थे। उसके बाद एनजीओ में जो पैसे आते थे उससे पर्सनल प्रॉपर्टीज खरीदते थे, एंड उसके बाद जो बाहर से पैसे आते थे उसमें से 50% ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा देते थे। इंटरेस्टिंग, टोटली नॉट सस्पिशियस एट ऑल। बहुत ही देशभक्त किस्म के लोग लग रहे हैं हमें। तो अब जब एनजीओ के नाम पे तुम इतनी सब नौटंकियां करोगे तो कभी ना कभी तो पर्चा कटेगा ही ना भाई, या वो भी ना काटे। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से अल जजीरा ठीक है भाई, ठीक है, $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। देखो फिर से इसने यहाँ पे आधी इन्फॉर्मेशन बता के लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करी। सबसे पहली बात तो मूवी में ऐसा बोला ही नहीं गया है कि सिर्फ मोदी को हेट करने वाले ही इंडिया में पैसा भेज रहे थे, एंड मोदी को चाहने वाले बाहर से पैसा नहीं भेज रहे थे। मूवी में सिर्फ पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी दिखाई गई, जो कि ऑब्वियसली फिक्शनल है कि वो मोदी को हराने के लिए इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो गया। अब ध्रुव राठी यहाँ पे ये प्रूव करना चाह रहा है कि बीजेपी सपोर्टर ज्यादा पैसे भेज रहे थे बाहर से इंडिया में, एंड इसके लिए इसने बताया कि 2001 से 2012 तक संघ को $55 मिलियन मिले हैं। अब वैसे तो $55 मिलियन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको एनुअली मिलने वाले फॉरेन फंड से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर 1% से भी कम आता है। मींस कि उस टाइम पे जो पैसा बाहर से इंडिया में आता था उसका 99% नॉन संघ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता था, जिसका कुल मिला के मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल What was that gift, bro? देखो 99% नॉन संघ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता था, जिसका कुल मिला के मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए बाहर से पैसा आ रहा है तो मेजोरिटी पैसा बीजेपी वालों को नहीं मिल रहा था। इसके बाद अगर हम लोग ये अल जजीरा वाला पोस्ट देखें तो यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि हिंदू एफिलिएटेड ग्रुप्स को काफी ज्यादा पैसा मिला है यूएस की तरफ से, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि सेम टाइम पे इस्लामिक ग्रुप्स को कितने पैसे मिले थे वहाँ से, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम के बीच में मुस्लिम्स को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे यूएस की तरफ से, जिसका क्लियर मतलब ये होता है कि ध्रुव राठी यहाँ पे फिर से झूठ बोल रहा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर दी। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी ठीक है भाई, ठीक है। जो आदमी डोमिनोज पिज्जा से लोगों का जलना कंपेयर कर सकता है, आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। पहली बात तो मूवी में ये कहीं भी नहीं बोला गया है कि डीमोनेटाइजेशन वाला आइडिया मोदी जी का था, बल्कि वहाँ पे क्लियरली दिखा रखा है कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ अजय सान्याल का ही प्लान था, एंड मूवी में भी डीमोनेटाइजेशन का क्रेडिट हमजा एंड अजय सान्याल को ही मिलता है। अब रही बात की इतनी छोटी सी चीज के लिए डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, तो मूवी में उन्होंने क्लियरली ये दिखा रखा है पहले पार्ट में कि इंडिया के नोट छापने वाले प्लेट्स की डुप्लीकेट पाकिस्तान पहुंच गई है। मींस की वो लोग अनलिमिटेड इंडियन करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, एंड ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अब ऐसा समझ लो कि आपके घर की डुप्लीकेट चाबी किसी और के हाथ लग गई है, एंड अब आपको अपने घर के लॉक्स कभी ना कभी तो चेंज करने ही पड़ेंगे। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस। यू नो व्हाट, ये लोग ये तो दिखाते हैं कि भाई जो लोग मूवी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं वो किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं एंड व्हाट नॉट, बट ये तुम्हें ये कभी नहीं दिखाते कि पाकिस्तानीज का क्या रिएक्शन है इस मूवी पे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाइयों, पाकिस्तानी फैमिली सपोर्ट्स मेजर इकबाल आफ्टर वॉचिंग धुरंधर 2। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू, मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं देखी। मेरे बिहार पे ये नहीं दे दिए रिव्यूज। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद, मेजर इकबाल। यू नो, मैंने किसी की रील देखी थी जिसने कहा था कि यू कैन टेक द पीपल आउट ऑफ अ कंट्री बट यू कैन नॉट टेक द कंट्री आउट ऑफ द पीपल। और ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा। ये लोग उसके नाम के आगे जिंदाबाद लगा रहे हैं जो टेररिस्ट फंड कर रहा था, खुद
एक्टिवली टेररिज्म फैला रहा था, जो 26/11 के टाइम इनोसेंट लोगों की चीखें सुनना चाह रहा था बिकॉज उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि काफिर मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो इंसान हर तरीके से घटिया इंसान दिखाया गया है, जिसकी वजह से ना ही तो बस इंडिया के इनोसेंट बट पाकिस्तान के भी इनोसेंट बच्चे मर रहे थे, ये उसके लिए मेजर इकबाल जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की। बट ध्रुव भाई ये सब थोड़ी दिखाएंगे, जबकि ये उसी इंटरनेट पे और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है जहाँ पे इनके रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करते हैं। ये तुम्हें दिखाएंगे बस हिंदू लोग जो मूवी से इन्फ्लुएंस होके बाहर आए, क्योंकि इनको बस एक साइड का आर्ग्यूमेंट दिखा के अपनी ऑडियंस को प्लीज करना है, एंड ही डज नॉट केयर अबाउट व्हाट द रियलिटी एक्चुअली इज। वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे 1 साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। अब देखो यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि 99% पैसा वापस आ गया था बैंक में, लेकिन 1% पैसा वापस नहीं आया। अब यहीं पे आती है दोस्तों डायरेक्टर की क्रिएटिव लिबर्टी। अगर आप ये जो 1% लेट्स से जो मूवी में दिखाया है वो 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं सच था, जो कि हमें पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें फिक्शन एडेड थी। तो 60,000 करोड़ हमजा ने जला दिया और उस बंदे को मार दिया, असैसिनेट कर दिया, जो उसको छापने का काम कर रहा था और इंडिया तक पहुंचाने का काम कर रहा था। अब अगर सरकार किसी भी ऑफिशियल सोर्स से एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हमें 60,000 करोड़ पकड़ में आए हैं जो इंडिया में आने वाले थे, तो कोवर्ट मिशन का पूरा कवर ही ब्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब इंडिया ने कोई ऐसा इंसान प्लांट किया था पाकिस्तान में जिसको वो इनडायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये घटित हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई? वंस अगेन, वो ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म क्यों करेंगे? वो क्यों इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने स्पाई भेजा था और वो पैसे जल गए? आई एम जस्ट अज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस कि अगर ये सब हुआ हो तो ठीक है, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। उस हिसाब से भी इस भाई का लॉजिक गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ। कैश है जो वापस नहीं आया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10,000 करोड़ से तो ज्यादा ही आएगा। एंड यहाँ पे जो 1% करेंसी है जो कि वापस नहीं गई, उसी में मिक्स है खनानी के भेजे हुए 10,000 करोड़ रुपए। अब ये जो लॉजिक है ये सिर्फ मूवी पे ही लागू करता है, क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में जो ये 1% करेंसी है जो वापस नहीं गई, इसका कुछ नहीं पता। ये फेक हो भी सकती है, रियल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसका। लेकिन इसी ग्रे एरिया को यूज करके आदित्य धर ने फेक करेंसी वाले प्लॉट को अपनी मूवी में फिट किया है। अब रही बात 43 करोड़ जो फेक करेंसी पकड़ी गई थी, वो जो फेक करेंसी है वो उन्हीं 10,000 करोड़ रुपए का पार्ट है जो खनानी ने पहले भेजे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि मूवी में इससे पहले कि खनानी 60,000 करोड़ नेपाल भेजता, इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। इसके बाद हमजा जाके खनानी को मार देता है एंड उसके सारे नोट जला देता है। यानी कि जो 60,000 करोड़ खनानी के पास रखा हुआ था, उसका जरा सा भी हिस्सा इंडिया I see why you guys like this channel, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है धीरे धीरे। नहीं आया। तो अब अगर इंडिया में कोई फेक करेंसी पकड़ी गई तो ऑब्वियसली वो उन्हीं 11,000 करोड़ की फेक करेंसी होगी जो पिछले कंसाइनमेंट में आई थी। देखा, पीक डिटेलिंग जो ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, वो बस उसी को तो पकड़ पाएंगे। जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसको कभी पहुंचने दिया ही नहीं इंडिया के अंदर, वो कैसे पकड़ में आ जाएगी भाई? आदित्य धर, उस बंदे ने डीमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन में जो भी ग्रे एरिया था वहाँ पे अपनी फैंटेसी डाल के एक खतरनाक कहानी बना दी। यहाँ पे ये बंदा रो रहा है कि डीमोनेटाइजेशन कैसे इंडिया के लिए काफी खराब था। ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए खराब था, लेकिन ये बंदा पिछली वीडियो वाले बंदे की ही तरह मूवी में लिए गए डिसीजंस की वजह से रियल वर्ल्ड वाले बंदे को गालियां दे रहा है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री आतिक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सैंडमैन, तुम ना मेरे भाई बहुत लंबे लंबे क्लिप्स यूज कर रहे हो फ्रॉम समवन एल्सेस वीडियोस, और रिसेंटली मैंने एक ट्रेंड देखा है यूट्यूब पे कि दीज पीपल लूज देयर माइंड ओवरनाइट जब ये आर्ग्यूमेंट्स हार रहे होते हैं या फिर सारी दुनिया इनसे डिसएग्री कर रही होती है, एंड उसके बाद ये दूसरों का ओपिनियन साइलेंस करने के लिए ना दे एक्सप्लॉइट द कॉपीराइट सिस्टम टू स्ट्राइक देम डाउन। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इन फ्यूचर भाई, जस्ट यूज सम फिल्टर और समथिंग जिससे
वो पकड़ में ना आ पाए सिस्टम के। वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ये देखो जोकरगिरी फिर चालू। मूवी में दिखाया गया है कि जो अतीफ अहमद है उसको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मारा है, लेकिन उस चीज का रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी को ढंग से नहीं पता कि रियल जो आतिफ अहमद था उसको किसने मारा एंड क्यों मारा। ये बंदा लिटरली आदित्य धर को गालियां देने में इतना ज्यादा मगन हो गया कि ये बंदा भूल ही गया कि ये फिक्शनल मूवी की बात कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट्री की नहीं। एंड ये जो पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने वाली बात है, किसी भी एमपी या एक्स एमपी की मौत अगर हो जाती है कभी, तो पार्लियामेंट का ये प्रोटोकॉल है कि उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। एंड चलो अगर हम लोग एक टाइम पे मान भी लेते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में असासिनेशन हुआ है अतीक अहमद का, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था, तो वो सामने आके ये थोड़ी बताएंगे हमने मारा है उसको। यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये देखो इसी सेम आर्टिकल में 4 लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि नेटिजन सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर इलियास कश्मीरी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन अगर लोग सजेस्ट कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैरेक्टर इलियास कश्मीरी ही है। मेजर इकबाल का कैरेक्टर रेफरेंस जरूर लेता है इलियास कश्मीरी से, लेकिन वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर है। समझे लल्लू लाल? बड़े आए पीक डिटेलिंग डीबंक करेंगे भाई यहाँ से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक। Good stuff, भाई, good stuff. I did not expect anyone to pick out every point from his video और उसको एक एक करके वो काउंटर करेगा. I did not expect that honestly, but you did a fabulous job at that. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे बट किसी ने उठाए नहीं, जबकि उनके ऊपर मेरे सामने रील्स आ रहे थे. But you did that and yep man, good job on that. He was fighting for his life in his own comment section. लिमिट नहीं किया गया इस बार. बाय द वे ऑफ टॉपिक, बट मैं सैंडमैन का चैनल चेक कर रहा था एंड भाई ही वाज प्लेइंग विचर 3 अ फ्यू डेज अगो. एंड अगर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो और इसको पहचानते हो तो यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द विचर 3 वीडियो गेम एंड आई एम ग्लैड कि इंडिया में लोग ऐसी गेम्स खेलना शुरू हो गए हैं. बट मैं इस पर देख रहा हूँ व्यूज बहुत कम है, तो भाई ऐसा प्लीज मत करो. जाओ सपोर्ट करो ऐसे चैनल्स को और इनके वीडियो गेम स्ट्रीम्स को, बिकॉज भाई The trends really need to change भाई. इंडिया में वो कल्चर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे तो. So yep, this is it for this video. I hope you enjoyed it and I will see you brothers in the next one. Peace.